दोस्तों नमस्कार। इजराइल का होगा क्या? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, उनका क्या होगा? वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ विस्तार करने वाले देश इजराइल की अब भूमिका वेस्ट एशिया में ही क्या होगी? अमेरिका के बगैर इजराइल क्या वेस्ट एशिया में अपने अस्तित्व को बचा पाएगा? और आने वाले वक्त में क्या खाड़ी देश यानी मिडिल ईस्ट, इससे पहले जो इजराइल को मान्यता देते रहे, अब वो मान्यता देंगे? और बिना अमेरिका क्या इजराइल एक कदम भी आगे बढ़ा सकता है? ये सारे सवाल इस वक्त इजराइल के भीतर हैं, बेंजामिन नेतान्याहू के सामने हैं, और ये सवाल व्हाइट हाउस के भीतर भी हैं, और यही सवाल पेंटागन की रिपोर्ट में भी दर्ज है। तो क्या ईरान और अमेरिका की डील इजराइल को खत्म करने की दिशा में है? क्या यह डील बिना इजराइल के सहमति या इजराइल की कोई जरूरत समझी ही नहीं गई, इसलिए यह डील की गई? या फिर युद्ध की शुरुआत के वक्त जिस बात की जानकारी मोसाद ने दी, जो ब्लूप्रिंट मोसाद ने बनाया था, और इजराइल उसी आसरे व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने साथ खड़ा करने में सफल हो गया। वो 28 फरवरी के दिन युद्ध का पहला दिन, और अब डील के बाद की परिस्थितियों में क्या सबसे बड़ा संकट इस वक्त यही हो चला है कि मानचित्र पर आने वाले वक्त में इजराइल का कहीं नामो निशान मिट तो नहीं जाएगा? क्योंकि इजराइल की अपनी सुरक्षा और उसके अपने तौर तरीके, वो गाजा पट्टी हो या लेबनान या हिजबुल्ला हो या होती विद्रोही ही क्यों ना हो, और यहां तक कि सामने खड़ा ईरान ही क्यों ना हो, बिना उनसे दुश्मनी पाले, उन पर बिना हमला किए, अपनी सुरक्षा के बंदोबस्त उन्हीं के क्षेत्रों में किए बगैर इजराइल की कोई भूमिका बचती नहीं है। और जिस ग्रेट इजराइल की भूमिका के तहत आने वाले 20 से 30 बरस में जो भी ख्वाब इजराइल ने देखे थे, क्या वो सब अब मटिया मेट हो चुके हैं? और ना सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, बल्कि इजराइल के भीतर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इससे पहले थे और जो अभी हैं, वहां के रक्षा मंत्री जो पहले थे, जो अभी हैं, अमेरिका में जो इजराइल के राष्ट्रदूत हैं, सबकी भूमिका, सबके कमेंट, सबका वार इस वक्त उसी डील को लेकर है, जिस डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी राजनीति भी साधी और अपने देश के भीतर अपनी डूबती हुई साख में रिपब्लिकन पार्टी कहीं इस मिड टर्म पोल में खत्म ही ना हो जाए, उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में यह ध्यान दिया ही नहीं गया कि नवंबर में इजराइल में भी चुनाव होने हैं, और यह पूरे युद्ध की भूमिका जो तैयार की गई थी, इजराइल के भीतर बेंजामिन नेतान्याहू का कद बढ़ जाए, इसलिए इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस युद्ध की डील तले ना तो मिसाइल प्रोग्राम पे इजराइल रोक लगाने की स्थिति में ईरान पर आ सकता है, क्योंकि डील में मिसाइल प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं। यहां तक कि परमाणु हथियारों को लेकर भी जो डील सोची जा रही थी, वह भी नहीं है। यहां तक कि अमेरिका के भीतर पहली बार यह मान लिया गया कि इससे पहले बराक ओबामा ने जो डील ईरान के साथ की थी, वह तो कुछ और बहुत सारी बंदिशों के बीच थी, उसमें अमेरिका ने कुछ गंवाया नहीं था, एक सैनिक की भी मौत नहीं हुई थी, और किसी तरीके का कोई मुआवजा भी नहीं देना था। दुनिया के अलग अलग देशों में जो ईरान की फ्रीज संपत्ति है, उसको भी डिफ्रीज नहीं करना था। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर समुद्री आवाजाही, जो एक नए हथियार के तौर पर इस वक्त ईरान के पास है, उसका तो कोई जिक्र तक नहीं था। यानी तुलना अमेरिका के भीतर ओबामा के समझौते और ट्रंप की डील को लेकर भी हो रहे हैं। और जानते हैं हर कोई कि दरअसल अगले बरस से अमेरिका में, खास तौर से इस मिड टर्म पोल के बाद जो नवंबर के बाद से शुरू होगा, उसमें कौन नया राष्ट्रपति होगा, इस दिशा में वो रूबियो होंगे या जेडी वेंस होंगे, इस दिशा में अमेरिकी राजनीति रिपब्लिकन्स के जरिए आगे भी बढ़ेगी। लेकिन संदेश इसके बीच सबसे बड़ा है, क्या इस वक्त बेंजामिन नेतान्याहू की नींद गायब हो चली है? और इजराइल के लिए सबसे बुरी या कहें एक डरावनी सच्चाई, यह ऐसी डील है जिसके बाद अपने देश में सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए बार बार बेंजामिन नेतान्याहू जब जब सामने आते हैं तो एक ही बात का वो जिक्र करते हैं, और डील के बाद चौथी बार इस बात का जिक्र किया गया है। जो चौथी बार जिक्र किया गया वो हम आपको सुना देते हैं। उसका मतलब एक ही है, जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, तब तक ईरान परमाणु हथियार बना पाने में या अपने देश में उसको डेवलप कर पाने में सक्षम नहीं होगा। सिर्फ एक लाइन इस वक्त
बंजामिन नेतान्याहू के पास है। לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יהיה. यह एक डरावनी सच्चाई तो है। 28 फरवरी से पहले बंजामिन नेतान्याहू के टारगेट पर जब ईरान था, उस वक्त आयतुल्लाह खामनेई थे। उनके पूरे कमांडरों की टीम थी। पहले दिन पहले घंटे के हमले में सभी मारे गए, लेकिन उसके बाद मुस्तफा खामनेई और जो नई पीढ़ी के कमांडरों की टीम सामने आई, उसने अपने देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ युद्ध की परिस्थितियां, अमेरिकी प्रतिबंध, इजराइल के साथ टकराव और इजराइल के विस्तार की भूमिका पर सहमति, मिडिल ईस्ट के देशों का होना, मिडिल ईस्ट का सुरक्षा के लिए अमेरिका के सामने झुके रहना, यही देखा था। और इसीलिए जो नई स्ट्रेटजी ईरान के भीतर बनी, उसमें निशाने पर मिडिल ईस्ट आया, जहां पर अमेरिकी सेना के कैंप मौजूद थे। निशाने पर यरूशलेम आया। इन सब के बीच हर वो सेक्टर निशाने पर आया जहां से इजराइल ताकतवर होता। और शायद अब डील के बाद जो नया चिंतन मनन एक डरावनी सच्चाई के साथ इस वक्त इजराइल के भीतर समाया हुआ है, वो अविश्वास और खामोशी के साथ क्या इस डील को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, या बंजामिन नेतान्याहू कोई बड़ा कदम उठाएंगे। सिर्फ लेबनान तक नहीं, हिजबुल्लाह तक नहीं, हुती विद्रोहियों तक नहीं, गाजा तक नहीं, उसके बाद की उनकी सोच कहीं जा सकती है। बिना अमेरिकी सहयोग के असंभव सी परिस्थिति है। बावजूद इसके इजराइल में यह चिंतन मनन है, तो इजराइल का कोई मकसद तो पूरा हुआ नहीं, और आने वाले वक्त में इजराइल की हालत और खराब हो जाएगी। यह भी खुले तौर पर न सिर्फ मोसाद की अपनी राय है और पेंटागन की दूसरी तरफ रिपोर्ट भी है, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इजराइल इस संधि को नहीं मानेगा। और पिछले दिनों उसने माना भी नहीं, जब उसने लेबनान पे हमला कर दिया। स्विट्जरलैंड की बैठक टल गई। स्विट्जरलैंड की बैठक अब माना जा रहा है कल हो सकती है। विटकॉफ और कुशनर जेरेड पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची वह भी पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचेंगे, बातचीत होगी, इजराइल क्या करेगा। ईरान में सत्ता बदली, लेकिन कहीं ज्यादा कट्टर और मजबूत बनकर उभर कर सामने आ गई। 30 दिनों के भीतर अमेरिकी सेना जब बाहर निकल जाएगी, तो फिर ईरान क्या कहेगा। इजराइल जो कहना चाहता है वो ईरान कहेगा? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि जो अमेरिका सोच रहा है और पेंटागन सोच रहा है, उस रास्ते ईरान जरूर चलेगा। पेंटागन मान के चल रहा है कि जब आर्थिक नाकेबंदी खत्म होगी तो ईरान खुले तौर पर कहेगा हमने अमेरिकी सेना को खदेड़ दिया। और यह इजराइल की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि इन सब के बीच जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है, जो भी प्रॉक्सी मिलिशिया, जो कि हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के तौर पर जाना जाता है, उसको बड़ी तादाद में मदद ईरान करेगा। और ईरान के पास वो पैसा अमेरिका के जरिए आएगा। अमेरिका अपने खाते से वो पैसा निकाल कर देगा या फिर मिडिल ईस्ट के देशों पर दबाव बनाएगा। स्थिति जो भी हो, लेकिन वो पैसा जो 28 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वो पैसा ईरान के पास आएगा। ईरान अपनी मिलिशिया को मजबूत करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को और मजबूत करेगा। और यह माना जा रहा है कि इन सब के बीच जो भी लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, जो भी यमन में हुती की मौजूदगी है, उनके निशाने पर अब इजराइल कहीं ज्यादा तेजी से आ भी सकता है। और शायद इसीलिए इजराइल एक डरावनी सच्चाई को मान तो रहा है, लेकिन वो लेबनान से बाहर, खास तौर से दक्षिणी लेबनान से बाहर जाने को तैयार नहीं है। वो गाजा पट्टी में किए गए कब्जे और उसके बाद की परिस्थितियों में बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो पाबंदी है, उस पाबंदी में अगर वह युद्ध नहीं लड़ता है, तो इजराइल की सेना यह मान रही है कि उसके हाथ पांव जैसे बांध दिए गए, उसी तर्ज पर उसको आने वाले वक्त में जीना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। और ईरान के प्रतिबंधों में जो ढील होगी, जो फ्रिज पूंजी है, वो अनफ्रीज की जाएगी। तो फिर क्या मिसाइल और क्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट और क्या मिलिशिया को सहयोग और परमाणु कार्यक्रम, ये सब के सब जिस रवानगी के साथ बढ़ेंगे, उसमें जो ग्रेटर इजराइल की सोच नेतान्याहू अभी तक दिखाते आए, जो उनके अपने पूरे कैरियर की चाहत रही, जब उन्हें अब यह महसूस हो रहा है कि दरअसल ना तो इस पूरी डील में इजराइल का कहीं जिक्र है और ना ही ऐसा कुछ नजर आता है जो वो कह सकें कि देखिए हम ट्रंप को लेकर आए थे, लेकिन ट्रंप ने सरेंडर नहीं किया और ट्रंप ने अपने तौर पर ऐसी डील या ऐसे घुटनों के बल ईरान को लाकर खड़ा कर दिया कि उसने जैसा चाहा वैसा उसे नहीं मिला, लेकिन खेल तो इसके ठीक उलट हो गया। शायद इसीलिए नेतान्याहू के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार याकूब अभिद्रोर वह खुले तौर पर कहते हैं यह एक बुरा समझौता है।
अमेरिका नकद भुगतान करेगा, यह तो कोई सोच ही नहीं सकता है। और इससे बड़ी हार ईरान के सामने कभी नहीं हो सकती है। इसके बाद वह यह भी कहने से नहीं चूके कि दरअसल यह एक भयानक आपदा है जिसके लिए इजराइल बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन नेतन्याहू इस हकीकत को जान चुके हैं। वो अपने पद पर भी तभी तक है जब तक अमेरिका चाहेगा। कैसे विरोध करें? खुले तौर पर जब जेडी वेंस हो या मार्को रूबियो हो, जब खुले तौर पर चेताने लग जाएं इजराइल को और कहने लग जाएं कि दुनिया में इजराइल अलग थलग खड़ा है, कोई देश उसके साथ नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ही राष्ट्राध्यक्ष है जो इस वक्त इजराइल के साथ है, नेतन्याहू के साथ है। और वो इसलिए पद पर है क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष नेतन्याहू के साथ है और उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। तो फिर बचता क्या है? शायद इसीलिए नेतन्याहू की जो परिस्थितियां हैं उसमें अपने देश के सामने वह उन हालातों को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं और जिक्र अपनी बातचीत में कभी भी इस समझौते या डील का नहीं करते हैं। वो बार बार गाजा और लेबनान का जिक्र करते हैं। היום היו פצצות גרעין להשמדתנו, אבל לא נתנו להם. שברנו גם באותה עת את ציר הרשע, את טבעת החנק שאיראן ניסתה לבנות סביבנו. אנחנו לופתים את החמאס בעזה, שם אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, ובלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובנו ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה. יש עוד עבודה לעשות בשני המקומות, אבל עשינו עבודה כבירה. זה נכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. जिन बातों का जिक्र नेतन्याहू कर रहे हैं उससे कई कदम आगे बढ़कर भी उन्होंने कहा कि हमारे सामने भी चुनौतियां हैं जिनके लिए शांति बनाए रखना, अपनी सुरक्षा से जुड़े हितों पर मजबूत रुख अपनाने और साथ ही अपने अमेरिकी दोस्तों के साथ अहम संबंध बनाए रखने की जरूरत है। यानी बिना अमेरिका के इजराइल 2 कदम चल नहीं सकता है। और अगर ये हालात है तो इजराइल अपने मुख्य लक्ष्य पर कैसे कायम रहेगा? और उसका जवाब बेंजामिन नेतन्याहू के पास एक ही है जो हमने आपको सुना दिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और जब तक वो प्रधानमंत्री पद पर हैं तब तक ईरान परमाणु हथियार पा ही नहीं सकता है। लेकिन इजराइल के भीतर का संकट सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो अपनी सीमा के पास सुरक्षा बहाल करे या ना करे। अपनी सीमा यानी जो लेबनान से लगती है और दक्षिणी लेबनान में जो उसने सुरक्षा जोन बनाए हैं, अब उसको बनाए रखने की जरूरत है या नहीं है? और इजराइल की सुरक्षा की जरूरतें ऐसा करने को कहती है तो फिर अमेरिका अगर इससे पीछे हटता है तो क्या होगा? और यहीं पर सवाल पेंटागन की उस रिपोर्ट का आता है जहां पर पेंटागन खुले तौर पर कह रहा है कि इजराइल अमेरिकी द्वारा बताए गए रास्तों पर कितना चलेगा यह कोई नहीं जानता। यानी वो कल भी फिसल सकता है, और अगर कल भी फिसल सकता है तो फिर होगा क्या? होर्मुज़ रूट इजराइल के लिए कभी नहीं खुलेगा, इसका जिक्र ईरान ने कर दिया। अब इजराइल क्या करेगा? मिडिल ईस्ट देशों के सामने पहली बार अमेरिकी सुरक्षा से हटकर ईरान के साथ समझौता करने के अलावे कोई दूसरा रास्ता अपनी इकोनॉमी को बनाने और संवारने के अलावे बचता ही नहीं है। तब इजराइल क्या करेगा? पहली बार अमेरिकी सुरक्षा से हटकर वो सऊदी अरब हो या यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सभी ईरान के साथ समझौता करने की दिशा में इस डील के बाद बढ़ने को तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल के भीतर हिजबुल्लाह का खतरा है जिसको ईरान फंडिंग करता है? परमाणु तौर पे नहीं लैस होगा इसकी गारंटी वह दे रहा है, लेकिन कब तक देगा? पेंटागन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि समझौते में मिसाइल कार्यक्रम का जिक्र बिल्कुल नहीं है कि उसे रोका जाए, और यह बात इजराइल के दिल में चुभ रही है। और इजराइल का मानना है कि दरअसल युद्ध की शुरुआत तो मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु इन्वेस्टमेंट को लेकर ही शुरू हुई थी और दोनों बातें हाथ से निकल गई। तो क्या समर्थन इजराइल का अमेरिका को जारी रहेगा या अमेरिका का सहयोग इजराइल को जारी रहेगा? दरअसल इन सब के बीच अमेरिका की चिंता यह है कि वादे पूरा अगर वो नहीं कर पाता है जो उसने अंदरूनी भरोसा इजराइल को दिया है, तो दूसरी तरफ कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि चेता रहा है IRGC यानी ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो कह रहा है कि दुश्मन अगर अपने वादे से मुकरता है तो वे देश की सुरक्षा, सम्मान और हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। और यही संदेश ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची लेकर स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं, जहां पर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद है, जहां पर बातचीत का पहला राउंड शुरू होगा। लेकिन इस बातचीत के दायरे में भी इजरायली जहाज, इजरायली टैंकर होर्मुज़ रूट से गुजर जाएं, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। यह मैसेज दरअसल आने वाले वक्त में उस
न्यू अलाइनमेंट को दिखला रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार वेस्ट एशिया में अब नजर आने वाली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल की उत्पत्ति का होना और उस समय से लेकर अब तक अगर 78 बरस के इस सफर को देखें तो सबसे मुश्किल हालात इस समय इजराइल के सामने खड़े हैं और अमेरिका के सामने भी इजराइल को छोड़कर अब उसे कौन सा रास्ता अख्तियार करना है इस दिशा में वह भी सोचने लगा है। और उसके पास इस वक्त एशिया का कौन सा देश है? क्या वो भारत है? यकीनी तौर पर भारत है। भारत के होने का मतलब इस वक्त अमेरिकी या अमेरिका की विदेश नीति का वो दरवाजा है जो वो भारत के जरिए खुलवाना चाहता है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बार बार जो इस दौर में बयान दिए जा रहे हैं, गुणगान किए जा रहे हैं, उसके पीछे का सच कहीं इस दौर में ब्रिक्स की बैठक से पहले भारत को अपने खेमे में लाकर वह ट्रेड डील हो या फिर दूसरे समझौते हो उसके जरिए भारत को मनवाएगा तो नहीं? क्योंकि इस दौर को ध्यान दीजिए, भारत रशिया से सबसे ज्यादा तेल इस बरस खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका उस पर रोक नहीं लगा रहा है और पहली बार पुराने तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं। हर दिन लगभग 2.6 बिलियन जी पर डे की आवाजाही क्रूड ऑयल को लेकर इतनी ज्यादा है जो इससे पहले 1.6 बिलियन होती थी। यह मैसेज दरअसल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थिति में इजराइल की मौजूदगी और इस वक्त इजराइल के सामने गहराता हुआ संकट, मिडिल ईस्ट के भीतर उठते हुए सवाल, वेस्ट एशिया में टकराव की नई परिस्थिति में सुपर पावर की भूमिका में ईरान का खड़ा होना और भारत इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान के नहीं, खासतौर से प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी पूरी इजराइल के साथ है। यह तमाम परिस्थिति तीन बातों को बड़े व्यापक दृश्य में कहीं जन्म दे चुकी है। पहला सवाल, क्या वाकई इजराइल इस दौर में कोई ऐसा कदम उठा सकता है जो अमेरिका ना चाहे लेकिन वो इजराइल के हित में हो और इजराइल अमेरिका का साथ मिले या ना मिले उस दिशा में वाकई बढ़ सकता है क्या? क्योंकि खुद बेंजामिन नेतान्याहू के लिए जीवन मरण का सवाल नवंबर दिसंबर में सामने चुनाव के वक्त होगा। वो चुनाव हार जाएंगे, जीतेंगे तभी जब वो कोई कदम उठाएंगे। वो कदम क्या होगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अमेरिका को लेकर उठते हुए सवाल जो मिडिल ईस्ट देशों में पहली बार उठे और ईरान युद्ध के वक्त अमेरिका की जो सामरिक नीति थी, जो डिप्लोमेसी थी, जो पेंटागन की थ्योरी थी, सभी फेल हो गए। तो अब अमेरिका को वेस्ट एशिया कैसे वेलकम करेगा, यह भी अब सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल शायद भारत से जुड़ा है क्योंकि भारत इस बरस ब्रिक्स को लीड कर रहा है और ब्रिक्स की बैठक 12-13 सितंबर को दिल्ली में होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए शी जिनपिंग वो भी आएंगे, चीन के राष्ट्रपति, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचेंगे और उसमें 3 रास्ते तय होंगे। और माना जा रहा है कि तब तक यह डील अगर बरकरार रही तो ईरान के राष्ट्रपति भी ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मुद्दे फिर 3 ही होंगे, क्रूड ऑयल का मुद्दा, डॉलर का मुद्दा यानी करेंसी का जिक्र, और तीसरा इजराइल की बड़ी भूमिका जो अभी तक वेस्ट एशिया में रही उसको लेकर उठने वाले सवाल जो ईरान उठाएगा। इन 3 सवालों का जवाब कौन कैसे किस रूप में देगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक हकीकत है, एक विस्फोटक परिस्थिति में इस वक्त इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर और बेंजामिन नेतान्याहू की पूरी राजनीतिक जमीन उस विस्फोटक परिस्थिति पर जाकर बैठ चुकी है जहां पर कदम इजराइल क्या उठाएगा शायद यह महत्वपूर्ण हो चला है और यही तय करेगा दुनिया के मानचित्र पर इजराइल को कौन कैसे किस रूप में देखे, या कहीं संकट उसके अस्तित्व पर तो नहीं आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।